स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, और फ्रिक्शन का रोल क्या है बेयरिंग एंड क्लचेस में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रिक्शन से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, ये किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ओके, ये कोई फिक्स सरफेस है, इट मे बी अ टेबल भी हो सकता है, फ्लोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड यू आर अप्लाइंग सम फोर्स पी इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। तो होगा क्या, इस सरफेस में जो ब्लॉक की सरफेस है और जो फिक्स सरफेस है, उन दोनों सरफेसेस के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी एफ, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका रोल क्या होगा, ये रेजिस्ट करेगी मोशन को। तो इस फ्रिक्शन का जो रोल है वो रेजिस्ट करेगा मोशन को, यानी ये मोशन को रोकेगी। ओके, सो रेजिस्टेंस, so this will resist motion of the block, यानी उस मोशन को कम करने की कोशिश करेगी ये फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो हमारे पास एडवांटेज भी हैं, यानी इनकी एप्लीकेशन है। हमें कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, एप्लीकेशन लाइक इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो, ठीक है, ताकि बेल्ट स्लिप ना करे। ओके, फ्रिक्शन क्लचेस, जो हमारी गाड़ी के क्लच होते हैं, उनके अंदर भी हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है, तभी वो पावर ट्रांसफ़र करता है आगे। ब्रेक्स, जो हमारे व्हीकल की ब्रेक्स हैं, उनके अंदर भी हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है। ओके, so there are n number of examples like writing on a paper with pen, we need friction between pen and paper. Okay, so similarly we are having some disadvantage लाइक वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन बेयरिंग। हम बेयरिंग होते हैं उसके अंदर फ्रिक्शन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो बेयरिंग है उसके अंदर फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो और जो हमारे पास पार्ट्स हैं उनका वियर एंड टियर कम से कम हो। ओके, तो अब हम थोड़ी सी बेसिक टर्म्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास, इसके बाद कि कौन कौन सा फ्रिक्शन होता है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके अंदर हमारे पास पहली टाइप है वो है ड्राई फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद स्किन फ्रिक्शन, थर्ड इज द फिल्म फ्रिक्शन। फिल्म फ्रिक्शन, तीन टाइप के फ्रिक्शन है। वी विल डिस्कस इन ब्रीफ दीज थ्री टाइप ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, फर्स्ट जो है वो था ड्राई फ्रिक्शन। अब इस ड्राई फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि देयर इज़ नो लुब्रिकेंट, हम कोई ग्रीस ऑयल नहीं देते, नो लुब्रिकेंट बिटवीन द टू सरफेसेस। ओके, कोई लुब्रिकेंट नहीं है, सो इसलिए इसको ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। सो अगर कोई ऑयलिंग नहीं है, ग्रीसिंग नहीं है, सो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा इसके अंदर, जिसके कारण वियर एंड टियर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट है तो हीट भी जनरेट होगी, हीट जनरेटेड। ओके, तो ये चीज़ हमें मालूम पड़ गई कि हीट जनरेट होगी क्योंकि कोई लुब्रिकेशन नहीं है। तो इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। जो ड्राई फ्रिक्शन है इसके अंदर ड्राई फ्रिक्शन, सो इसका जो पहला पार्ट है दैट इज़, उसको हम बोलते हैं, ए पार्ट में जो डिवाइड किया है, सॉलिड फ्रिक्शन।
और बी पार्ट में जो मैंने डिवाइड किया है उसको बोलेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सॉलिड फ्रिक्शन का मतलब है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, सो स्लाइडिंग मोशन होगा, स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ओके, वो स्लाइड करेंगे जैसे आप टेबल स्लाइड कर रहे हो फ्लोर के ऊपर। ओके, सो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है कि व्हेन वन सरफेस रोल्स ओवर द अनदर, when one surface rolls over the another surface। ओके, ये ऐसा देखा जैसे हमने साइकिल का केस है, व्हील है। ओके, व्हील है, बॉल बेयरिंग है, बट उसके अंदर हम ऑयल दे देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल वही है। नेक्स्ट जो टाइप थी दैट वाज द स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन, और इसको हम ग्रीसी फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि हम इसके अंदर ऑयल या ग्रीस अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेशन हो जाती है, यानी कि थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज प्रोवाइडेड। बहुत पतली सी लेयर चिपक जाती है बॉडी के ऊपर। ओके, सो लेस हीट इज जनरेटेड, लेस heat is generated due to friction। ओके, मेटल टू मेटल कांटेक्ट भी कम हो जाता है, रिड्यूसेस मेटल टू मेटल कांटेक्ट। ओके, इज इट क्लियर? जो भी हीट जनरेट होगी वो रबिंग एक्शन के कारण होगी, जब एक बॉडी दूसरी के ऊपर रब करती है। ओके, थर्ड वन इज द फिल्म फ्रिक्शन। फिल्म फ्रिक्शन में हमें थिक लेयर है ऑफ लुब्रिकेशन, थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेशन। ओके, और small amount, very small amount of heat is generated। if generated, अगर जनरेट होगी तो बहुत small amount of heat is generated, metal to metal contact is avoided, metal to metal contact is अवॉइडेड। इसके अंदर नहीं होगा मेटल टू मेटल कांटेक्ट, क्योंकि थिक लेयर आ गई है यहाँ पे, जिसके कारण दोनों मेटल सेपरेट हो जाएंगी इस लेयर के कारण। ओके, अब हमारे पास लॉज हैं, लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन। इनके लॉज हैं, लॉज ऑफ ड्राई और सॉलिड फ्रिक्शन, इनके लॉज हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक सरफेस थी, उसके ऊपर ब्लॉक था। ओके, तो स्लाइडिंग मोशन इस तरफ है, तो इस ब्लॉक की जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ वो ये है कि एक तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा ये टेबल। ओके, तो ये लॉ कहता है कि जब
दो बॉडीज कांटेक्ट में आ रही हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन द टू बॉडीज। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन द टू बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो हमारे पास F है, F इज opposite to the motion of the body। ओके, तो ये तो पहला लॉ। दूसरा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इक्वल टू होगा अप्लाइड लोड के। मान लीजिए मैं इसके ऊपर अप्लाइड लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स is equal to the force which tend to move the body। थर्ड, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल रिएक्शन के जो टेबल प्रोवाइड कर रहा है या कुछ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो इक्वेशन बन जाएगी म्यू आर एन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, म्यू जितना कम होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। ओके, फोर्थ, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है, ये किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है, ये किसी टेबल के ऊपर पड़ा है, ठीक है। अब इसकी जो सरफेस कांटेक्ट में है इस टेबल के साथ वो इतनी बड़ी सरफेस है, ठीक है, ये वाली सरफेस है, क्लियर है। अगर आप सोच रहे हो कि इस सरफेस के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से और एक के ऊपर एक रख देता हूँ तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ही रहेगी। ओके, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट, तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। येस, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, रफनेस ऑफ द सरफेस, कि सरफेस रफ है या स्मूथ है। रफनेस ऑफ द सरफेस मैटर, डज मैटर, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड it do not depend upon the velocity with which body is moving। So do not depend upon the velocity with which body is moving। तो velocity के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। Okay, so these are some points that you have to keep in your mind while dealing with the friction। अब है हमारे पास लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेसिक टर्म्स आएंगी अब इनकी। लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या होता है फ्रिक्शन के केस में? हमारे पास दो ही केस हैं, या तो बॉडी हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर स्लाइड कर रही है या इंक्लाइन के ऊपर। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई बॉडी है, ओके, तो बॉडी के ऊपर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, पी फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट होगा, एफ।
बॉडी का वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा, बॉडी का वेट डाउनवर्ड होगा, और ये सरफेस जो है ये बॉडी को भी एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको मैं आर एन लिख देता हूँ। ओके, तो एफ जो है अभी हमने पढ़ा है वो होता है म्यू आर एन के बराबर। तो एफ के कारण एंड आर एन के कारण ये दोनों फोर्सेस की कुछ ना कुछ दिस गिव्स सम रिजल्टेंट फोर्स। ओके, ये इस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में इसलिए होगी क्योंकि दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज ऑफ दिस एफ एंड बिकॉज ऑफ दिस आर एन। सो रिजल्टेंट फोर्स विल ऑलवेज इन बिटवीन द टू कंपोनेंट। वो दो कंपोनेंट हैं जिनके कारण वो रिजल्टेंट फोर्स निकली है, वो उन दो कंपोनेंट के बीच में ही होगी। एंड लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं कि ये फोर्स आर एन के साथ एक एंगल बना रही है फाई। ओके, अगर मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूँ तो ये फोर्स यहाँ पे भी आ सकती है ना। ओके, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। ओके, अगर ये एफ है और हमें ये भी मालूम है कि एफ जो होता है वो लोड के बराबर होता है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को बना देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये कंपोनेंट को मैं एफ मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट आ गया। ठीक, ये रिजल्टेंट किसका, आर एन और एफ का रिजल्टेंट है। ये मेरे पास सॉलिड सरफेस है, वेट डाउनवर्ड है, मोशन राइट साइड में है, मोशन इस तरफ है जिस तरफ मेरी पी फोर्स लग रही है। ओके, ठीक है, तो अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, यही वाली, कौन सी, इसको मान लेता हूँ पॉइंट ओ है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है उसको मैंने ओ मान लिया। तो ओ आर आर एन वाली एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, उसमें से मैं टेंजेंट फाई कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और बेस क्या है हमारे पास, आर एन, है ना, बेस है आर एन। और अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो आर एन होता है वो वेट के बराबर होगा। ठीक है, अगर आर एन ज़्यादा हुआ तो मेरी बॉडी ऊपर उठ जाएगी, अगर डब्ल्यू ज़्यादा हुआ आर एन से तो मेरी बॉडी टेबल तोड़ के नीचे चली जाएगी। तो दोनों केसेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए आर एन किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एफ इक्वल टू एफ बटा डब्ल्यू, है ना, ये भी पुट कर सकता हूँ। चलिए मैं इसी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एफ़ की वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर एन, नीचे भी क्या है आर एन, दोनों कैंसिल हुए तो क्या बच गया, म्यू। सो दिस इम्प्लाइज जो मेरे पास टेंजेंट फाई आया है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ गया है। अब ये जो एंगल फाई है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, इज इट क्लियर। सो ये जो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैक्सिमम जब मेरी बॉडी ना, ये वाली बॉडी मूव करने लगी है, सपोज ये अभी तक मूव नहीं की थी, जैसे ये मूव करने लगी है तब इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ फाई। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फाई व्हेन बॉडी बिगिन टू मूव। जैसे वो मूव करने लगेगी जो भी इसकी वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जो भी होगी, उसको रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज।
एंगल ऑफ रिपोज, जब वो स्लाइडिंग कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तब हम निकाल रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी सरफेस को थोड़ा सा उठा के हॉरिजॉन्टल से एंगल पे रख दिया, तब मैं निकालूंगा एंगल ऑफ रिपोज। वो बेसिकली एंगल ये है अल्फ़ा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। ओके, तो मान लेते हैं ये खुद के वेट से नीचे आ रही है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। जैस एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, उसके ऊपर हमने बॉडी रख दिया। जब बॉडी स्लाइड करने लगती है, या जिस एंगल पे बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो यहाँ से वेट है इसका हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, और बॉडी नीचे आ रही है, तो ये वाली सरफेस जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन देगी आर एन इस तरफ। ठीक है, बॉडी नीचे आ रही है, नीचे किस लिए आ रही है, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, लेकिन वो स्लाइड कर रही है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो इस वेट का एक कंपोनेंट इस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। ओके, अगर एक इस वेट का एक कंपोनेंट इस प्लेन के पैरेलल है, तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे मैंने वेट को रिजॉल्व कर दिया है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, अब ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा, और ये होगा डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। ओके, मोशन नीचे की तरफ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये मेरी फिक्स सरफेस मान लेता हूँ, इसको एस फिक्स सरफेस है, ये ब्लॉक बी है। ओके, तो अब हो क्या रहा है, जो बॉडी का वेट है उसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया है, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलोंग द प्लेन हमारे पास है डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या है, डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा। मुझे जितनी भी फोर्स चाहिए वो इस प्लेन के या तो पैरेलल चाहिए या परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आर एन किसके बराबर होगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम कंसीडर करूं, आर एन होगा हमारे पास डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी डब्ल्यू साइन अल्फ़ा के बराबर। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होती है, म्यू आर एन के बराबर। तो म्यू आर एन साइन अल्फ़ा, आर एन की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू जो उसका वेट है डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। वेट विल कैंसल आउट ईच अदर, साइन अल्फ़ा के नीचे ले जाता हूँ कॉस अल्फ़ा को, वो बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू म्यू, और म्यू किसके बराबर होता है, टेंजेंट फाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट फाई, टेंजेंट टेंजेंट कट गए हैं, तो फाई इक्वल टू अल्फ़ा। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, बेसिकली उस एंगल पे जिस एंगल पे बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, यानी हमारे पास जो आर्टिकल है वो है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, हमें कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए। तो देखिए, अभी तक तो हमने किया है कि फोर्स हम सीधी लगा रहे हैं, हो सकता है
कि मैं फोर्स को, मान लीजिए आप एक बैग खींच रहे हैं, बैग की स्ट्रिप आपके हाथ में है, तो आप किसी एंगल पे उसको लोड लगा रहे हो, वो हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, बाकी कंडीशन तो सेम ही रहेगी। उसका लोड जो है वो नीचे की तरफ लगेगा डब्ल्यू, उसकी फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ये वाली सरफेस देगी बॉडी को, बी को ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू आर एन के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इसको मूव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर भी होना चाहिए, वही मूव कराएगा, यानी पी कॉस थीटा हो जाएगा इधर, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यानी पी साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा होता है उसको कॉस लेते हैं जिस एक्सिस के अलोंग। ओके, अब मान लेते हैं कि पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। किस किस फोर्स के कारण है? एक तो वेट के कारण है, एक एफर्ट के कारण है इक्विलिब्रियम में, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण है, एक नॉर्मल रिएक्शन के कारण है। अब सभी फोर्सेस मेरे पास हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इक्वेट कर देते हैं। तो F इक्वल टू म्यू आर एन, तो F किसके बराबर है? पी कॉस थीटा के, लेकिन F होता क्या है? म्यू आर एन, यानी पी कॉस थीटा। ओके, क्लियर है? ओके, वर्टिकल फोर्सेस को अगर हम देखें, ये एक रिजल्ट आया अभी मेरे पास, वर्टिकल फोर्सेस को देखें, आर एन है ऊपर की तरफ, और क्या है? पी साइन थीटा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इक्वल टू मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि डब्ल्यू ऑपोजिट है, तो ये दूसरा रिलेशन आ गया है। अब मैं क्या करूँगा बताइए? मैं यहाँ से इस रिलेशन से फर्स्ट, ये सेकंड, फ्रॉम टू आर एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आर एन किसके बराबर हो गया? डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा के बराबर हो गया, और पुट इन 1 कर देता हूँ, है ना? पहली में पुट कर देता हूँ, कहाँ पे बोला? इसमें, तो म्यू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? म्यू की वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, है ना? तो चलिए हम म्यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। टेंजेंट, क्योंकि सभी साइन कॉस में चल रहा है, तो इसको भी कर देते हैं टेंजेंट फाई। ठीक, ये मैं पुट कर देता हूँ, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा। इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ साइन थीटा, सॉरी साइन फाई ओवर कॉस फाई, अंदर वाली वेट पी साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ से हम इस तरफ चलेंगे, राइट साइड में, यहाँ तक है। कोई डाउट इसमें? कॉस फाई को मैं दूसरी साइड ले आता हूँ, तो यहाँ पे आ गए हम, यानी साइन फाई डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक हो गया? ओके, इस ब्रैकेट को भी चलिए ओपन कर लेते हैं। सो डब्ल्यू साइन फाई माइनस पी साइन फाई साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा कॉस फाई। माइनस वाले को पी इकट्ठा कर लेते हैं, सो पी कॉस थीटा कॉस फाई प्लस पी बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा साइन फाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी फार्मूला।
ट्रिग्नोमेट्री का कॉस ए माइनस बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाई। ठीक है, अभी यहाँ पे पहुँचे हम। ओके, सो डब्ल्यू साइन फाई, इसको मैं वापस यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, बेसिकली मुझे फोर्स निकालना है ना, मिनिमम कितनी है, तो पी फोर्स है। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, फिर हम मिनिमम देखेंगे। डब्ल्यू साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये मेरे पास आ गया पी का फॉर्मूला। अब मुझे निकालना है मिनिमम, पी मिनिमम कम से कम। अगर कम से कम है तो जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इन्वर्स रिलेशन है पी के साथ इसका, तो ये मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम कॉस थीटा माइनस फाई, मैक्सिमम कितना होता है 1, है ना। तो पी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाई। ये पी मिनिमम की वैल्यू आई है हमारे पास। ओके, इज इट क्लियर। तो यानी अच्छा, ये 1 कब होता है, जब कॉस 0 डिग्री होता है, थीटा माइनस फाई। ठीक है, कॉस कॉस कैंसल, सो थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0। ओके, सो दिस implies थीटा इक्वल टू फाई। ओके, तो थीटा किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ठीक, यही हमने पढ़ा है। ओके, अगर थीटा फाई के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब है मिनिमम फोर्स के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो फाई के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनता है आर का, इसके साथ फाई एंगल बनाता है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी पी को मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आ रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, इस फाई के बराबर होना चाहिए। तब हमारे पास कंडीशन आ जाएगी मिनिमम की। और मिनिमम फोर्स कितनी आ रही है हमारे पास, पी मिनिमम डब्ल्यू साइन फाई। फाई को मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, चाहे आप यहाँ पे थीटा लिख लीजिए, चाहे आप फाई लिख लीजिए साइन थीटा। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन। होप आई मेड इट क्लियर। कमेंट, लाइक, शेयर प्लीज़।